राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने बादामी के चालुक्यों के राज्य को नष्ट करके अपने साम्राज्य का निर्माण किया और प्रायः 223 वर्ष तक एक विशाल साम्राज्य की सत्ता का उपभोग करने के पश्चात कल्याणी के पिछले चालुक्य शासकों द्वारा नष्ट कर दिए गए। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। प्रारंभिक राष्ट्रकूट अभिलेखों में उन्हें रिट्ट कहा गया है। इंद्र तृतीय के नौसारी अभिलेख में राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष को अट्ठल कुल लक्ष्मी का उद्धारक घोषित किया गया है। इस कथन की पुष्टि कृष्ण तृतीय के देवली तथा करहर अभिलेख से होती है। इनमें रट्ट को इस राजवंशी का आदि पुरुष कहा गया है। MC नंदीमथ तथा अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित रट्टिकों की पहचान राष्ट्रकूटों से की गई है। कुछ के अनुसार वे महाराष्ट्र निवासी थे और प्राचीन यादव कुल से संबंधित थे। कुछ अन्य के अनुसार वे तेलुगु रेड्डी वंश के थे, जबकि कुछ एक उन्हें क्षत्रिय बताते हैं और कुछ अन्य के अनुसार वे आंध्र प्रदेश के किसान थे, जिनको चालुक्य शासकों ने विभिन्न स्थानों पर पैतृक अधिकारी बना दिया था। परंतु अधिकांशतः यह माना जाता है कि वे चालुक्य शासकों के राष्ट्रों जिलों के प्रधान थे और राष्ट्रकूट उनका पद था। उनके पद के नाम पर ही उनके वंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ा। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर ने अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित रट्टिकों का संबंध राष्ट्रकूटों से माना है, जिनका मूल निवास स्थान कर्नाटक बताया गया है, जहाँ से विभिन्न परिवार महाराष्ट्र जाकर बस गए। विभिन्न शासक। 7वीं सदी में राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों के अधीन सामंत थे। उनके वंश में से इंद्र ने औरंगजेब तथा एलिचपुर में एक दृढ़ राज्य की स्थापना की। उसने एक चालुक्य राजकुमारी से विवाह करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। राष्ट्रकूटों की मान्यखेट शाखा का प्रथम उल्लेखनीय शासक इंद्र तृतीय 715 से 735 ईस्वी था, जो गुर्जर चालुक्य राजा मंगलराज के अधीन एक सामंत था। दंती दुर्ग 735 से 758 ईस्वी तक। इंद्र के उत्तराधिकारी दंती दुर्ग ने निर्बल चालुक्यों को परास्त करके इस वंश के साम्राज्य की नींव रखी। दंती दुर्ग 735 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था और वह चालुक्य शासकों को अपनी अधिपति मानता था। उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की ओर से अरबों और पल्लवों से युद्ध किया और सफल हुआ। 744 ईस्वी में विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उसने स्वयं के राज्य का विस्तार किया और नंदीपुरी तथा मालवा पर आक्रमण करके मध्य देश पर अधिकार कर लिया। उसकी शक्ति में वृद्धि होने से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को ईर्ष्या हुई और उसने उसे दबाने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें दंती दुर्ग की विजय हुई। इस युद्ध के पश्चात कीर्तिवर्मन भाग गया और दंती दुर्ग ने संपूर्ण महाराष्ट्र पर एकाधिकार कर लिया। इस प्रकार चालुक्य राष्ट्र को नष्ट करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। कृष्णा प्रथम 758 से 773 ईस्वी तक। दंती दुर्ग के पश्चात उसका पुत्र कृष्णा प्रथम शासक बना। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन ने एक बार फिर अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु वह पूर्णतः असफल हुआ। कृष्णा प्रथम ने मैसूर के गंग राज्य पर अधिकार किया। वेंगी के पूर्वी चालुक्यों को परास्त करके उसने हैदराबाद राज्य पर अधिकार कर लिया और कोंकण को अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। रटराज के ताम्रपत्र लेख खारेपाटन के अनुसार कृष्ण प्रथम ने दक्षिणी कोंकण राज्य को जीतकर उसे सणफुल नामक अपने सामंत को राज्य सौंप दिया था। कुछ समय पश्चात वहां पर शिलाहार राजवंश की स्थापना की गई थी। औरंगाबाद में कृष्ण प्रथम ने अपने अनुज नन्नगुणावलोक को अपना प्रतिनिधि शासन नियुक्त किया। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था। उसने अपने पराक्रम के बल पर उत्तराधिकार में प्राप्त हुए राष्ट्रकूट राज्य की सीमा को लगभग 3 गुना विस्तृत कर दिया। उसने सुदूर दक्षिण भारत तक सामरिक अभियान करके कांची के पल्लवों को भी पराजित किया था। महान विजेता के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक कुशल प्रशासक तथा कला एवं साहित्य का संरक्षक भी था।
प्रसिद्ध जैन आचार्य अकलंक भट्ट, जिसने राज वार्तिक व अन्य ग्रंथों की रचना की, इसके संरक्षण में था। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर उसकी लोकप्रियता का एक अनुपम उदाहरण है। गोविंद द्वितीय 773 से 780 ईस्वी पूर्व। कृष्ण प्रथम की मृत्यु के पश्चात 777 ईस्वी में युवराज गोविंद द्वितीय गद्दी पर बैठा। युवराज काल 770 से 72 में उसने वेंगी के चालुक्यों को परास्त करके अपनी दक्षता का परिचय दिया। पिंपेरी एवं धुलिया दान पत्रों के अनुसार उसने अपने अनुज ध्रुव को नासिक खानदेश राज्य का शासक नियुक्त किया था, जिसका लाभ उठाकर ध्रुव ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम का उत्तराधिकारी गोविंद द्वितीय भोगविलासी था। उसने शासन का उत्तरदायित्व अपने छोटे भाई को ध्रुव को सौंप दिया, जिसका लाभ उठाकर ध्रुव ने स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ध्रुव दुलिया ताम्रपत्र अभिलेख के विवरण से ज्ञात होता है कि ध्रुव 779 ईस्वी तक अपने अग्रज गोविंद द्वितीय के अधीन शासक था। डॉक्टर अल्तेकर ने ध्रुव का सत्ताधिकरण की विधि 780 के लगभग स्वीकार किया है। ध्रुव एक महान सम्राट सिद्ध हुआ। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। उसने पल्लव शासक दंतिवर्मन और वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ को परास्त करके दक्षिणी भारत में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया। उसने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी के निकट परास्त किया और उसके पश्चात बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी परास्त किया। उत्तर भारत के इन दोनों शक्तिशाली राज्यों को परास्त करके उसने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु ध्रुव उत्तर भारत की अपनी विजयों को संगठित न कर सका। वह दक्षिण भारत वापस आ गया। तब भी ध्रुव के अंतिम समय तक राष्ट्रकूटों की शक्ति बहुत श्रेष्ठ हो गई थी। मैसूर के राज्य का गंगावंशी युवराज उसकी कैद में था। पल्लव शासक ने उनको धन देकर अपनी जान बचाई थी। प्रतिहार वत्सराज उसके परास्त होकर राजपूताना में शरण लेने के लिए बाध्य हुआ था और पाल वंशीय धर्मपाल की शक्ति पराजित होने के पश्चात बिहार और बंगाल तक सीमित रह गई थी। उस समय भारत में एक भी ऐसा सम्राट न था जो ध्रुव का मुकाबला कर पाता। राष्ट्रकूट अभिलेखों में ध्रुव के 4 पुत्रों का वर्णन होता है: स्तंभ, कर्क, गोविंद तथा इंद्र। इनमें सबसे अधिक योग्य राजकुमार गोविंद तृतीय था। राधेनपुर ताम्रपत्र लेख के अनुसार ध्रुव ने उसे सहर्ष अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी पूर्व। गोविंद तृतीय ने अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया। वह भी एक महान सेनापति यशस्वी सिद्ध शासक सिद्ध हुआ। गोविंद के बड़े भाई स्तंभ ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु असफल हुआ। गोविंद ने उसे गंग राज्य में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। गोविंद ने उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों के सम्मान को पुनः स्थापित किया। उसके पिता ध्रुव के वापस आ जाने के पश्चात प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था और पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करके चक्रायुध को अपनी अधीनता में कन्नौज का शासक बना दिया था। इस कारण उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों का प्रभाव प्राय नष्ट हो गया था। गोविंद ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके धर्मपाल और चक्रायुध को अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया और नागभट्ट द्वितीय के विरोध करने पर उसे बुंदेलखंड में किसी स्थान पर परास्त किया। इस प्रकार एक बार पुनः उत्तर भारत में राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। यद्यपि नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद के दक्षिण भारत वापस आ जाने के पश्चात पुनः अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था तथा कन्नौज को भी अपनी अधीनता में ले लिया था, परंतु गुजरात और मालवा पर राष्ट्रकूटों का अधिकार रहा। दक्षिण भारत में गोविंद ने वेंगी में अपने समर्थक भीम को विक्रमादित्य द्वितीय के विरुद्ध शासक बनाने में सफलता पाई। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के सम्मिलित संगठन को नष्ट किया और कांची तक अपना राज्य बढ़ाया। श्रीलंका के राजा ने आतंकित होकर उससे मित्रता कर ली। इस प्रकार गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासकों में सबसे महान हुआ। उसकी सेनाओं ने कन्नौज से लेकर कुमारी अंतरीप तक विजय प्राप्त की तथा बनारस से लेकर भ्रंश तक का संपूर्ण प्रदेश उसके आधिपत्य में हो गया। सर्व
अथवा अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी। अमोघ वर्ष स्वयं एक योग्य सेनापति न था, परंतु तब भी उसने अपने सेनापतियों की सहायता से वेंगी के चालुक्य शासकों को परास्त किया, परंतु वह युद्ध से अधिक शासन में सफल हुआ। उसने अपने राज्य में शांति स्थापित रखी, मान्यखेड़ का नगर बसाया, विद्वानों को आश्रय दिया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा। वह स्वयं विद्वान था और उसने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। यह कन्नड़ भाषा का ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त उसने आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य एवं अमोघ अमोघ वीर्ति के रचनाकार सक्तायना को अपने दरबार में आश्रय दिया। कृष्ण द्वितीय 878 से 914 ईस्वी पूर्व। कृष्ण द्वितीय